आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरा कोर है। सबसे पहला बात जो है, हमें गुड मैग्नेटिक कोर चाहिए। गुड मैग्नेटिक कोर। गुड मैग्नेटिक कोर के लिए जो रिलक्टेंस पाथ जो है उसे लो रखना पड़ेगा। लो रिलक्टेंस पाथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इस पाथ में फ्लो करेगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कुछ अपोज ना करे, इसलिए हम लो रिलक्टेंस पाथ रखते हैं। जितना रिलक्टेंस मेरा लो रहेगा ये इजीली फ्लो करेगा मेरा प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए। जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है S=L A μ0 μr। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कोर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कोर, यदि हम कोर के लेंथ को डिक्रीज करें, छोटा करें, तो यहाँ पे रिलक्टेंस भी मेरा कम होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। यदि हम इसके लेंथ को कम करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होने का खतरा है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे I² भी हो सकता है, हीट प्रोड्यूस भी हो सकता है और यहाँ पे मेरी वाइंडिंग जल भी सकती है, जिसके लिए हम इसे प्रिफेयर नहीं करते। दूसरा केस आ सकता है, रिलक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। यदि इस कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बढ़ा दें तो मेरा रिलक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसमें भी प्रॉब्लम आता है, यदि हम कोर के एरिया को बढ़ा देंगे तो मेरा एडी करंट लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एडी करंट लॉस इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण हम इसे भी प्रिफेयर नहीं करते। अब क्या बच गया? μ0 और μr। μ0 जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 4π × 10⁻⁻⁷। तो हम μ0 को भी हटा दिए, बच गया μr, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। यदि हम रिलेटिव परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो मेरा रिलक्टेंस जो है वो घटेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि ये मेरा कोर है और यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग प्रोवाइड किए हैं और यहाँ पे सेकेंडरी एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे मेरा यूजफुल फ्लक्स फ्लो करेगा, यूजफुल फ्लक्स, बट यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी फ्लो करेगा। तो जो एयर का जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम 1 ले लेते हैं और जो कोर की जो परमेबिलिटी है उसे हम 500 ले लिए, क्योंकि जो कोर जो है उसे हम अच्छे मटेरियल से बनाए हैं। जैसे तुम्हारा सॉफ्ट आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सॉफ्ट आयरन एल्युमिनियम और कॉपर का मिक्स हो गया। यहाँ पे मटेरियल अच्छा यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेटिव परमेबिलिटी को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, जिससे मेरा रिलक्टेंस जो है वो कम हो जाए। तो दूसरा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? हायर रिलेटिव परमेबिलिटी। हायर रिलेटिव परमिएबिलिटी। फर्स्ट केस देखें कि रिलक्टेंस मेरा कम होना चाहिए, दूसरा केस देखें कि हायर रिलेटिव परमेबिलिटी होना चाहिए इसका। सबको पता है क्यों? क्योंकि ये हायर रिलेटिव परमेबिलिटी अधिक होगा तो मेरा रिलक्टेंस जो है वो
लो होगा। तीसरा केस हम लेंगे तो लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ईडी करेंट। ईडी करेंट जो है उसे हम कम रखते हैं या नेग्लिजिबल रखते हैं। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे एरिया को कम करके, एरिया को कम करेंगे। एरिया को जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो मेरा एडी करंट लॉस कम होगा, फर्स्ट केस। और दूसरा हम देख सकते हैं ये जो कोर होता है एक थिन प्लेट का होता है, पतला सा प्लेट होता है। हम जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया को पतला रखेंगे उतना मेरा एडी करंट लॉस जो है वो कम होगा। तो उसके लिए हम पतले पतले से हम थिन प्लेट का यूज़ करते हैं और इन थिन प्लेट को क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं एक दूसरे पे इंसुलेट कर देते हैं। नहीं तो ऐसे ही हम यदि इस पे हम प्रोवाइड कर दें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बढ़ जाएगा। उसीलिए हम क्या करते हैं, एक थिन प्लेट लेते हैं सॉफ्ट आयरन की, उसे हम क्या करेंगे, इंसुलेट करके उसके ऊपर फिर से हम एक थिन प्लेट को रखते हैं। ऐसे ही करके हम एक कोर का निर्माण करते हैं। अब हमें पता चला कि क्यों इसे इंसुलेट करते हैं, क्योंकि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कोर की वो कम होनी चाहिए यहाँ पे। तो हम थिन प्लेट का यूज़ करते हैं यहाँ पे और उसे इंसुलेट करके हम उसे प्रोवाइड करते हैं कोर को। यहाँ पे एक कोर बनाते हैं थिन प्लेट को लेकर। तो इससे यहाँ पे मेरा कोर बन गया। फोर्थ केस हम ले सकते हैं, प्योर मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। प्योर मैग्नेटिक मटेरियल, तो प्योर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ कर लिए, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट केस जो लेंगे वो वेल इंसुलेटेड होगा। क्योंकि हम जो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग जो देते हैं इसमें हम एसी सप्लाई दिए। यदि इस वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो किसी कारणवश कम हो जाए, इंसुलेशन कम होने के कारण ये जो कोर है, कोर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कोर में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इलेक्ट्रिक कनेक्टेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल प्राइमरी से कनेक्टेड हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगा I²R और ये मेरा ट्रांसफार्मर जो है वो जल सकता है। उसलिए हम वेल इंसुलेटेड रखते हैं इसे। नेक्स्ट केस जो देखेंगे, इसकी थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो हाई होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं थर्मल कोफिशिएंट शुड बी हाई, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं तो हीट के कारण मेरा प्राइमरी वाइंडिंग जो है जल ना जाए, इसीलिए हम थर्मल कोफिशिएंट को हाई रखते हैं। या कोर के भी जो थर्मल कोफिशिएंट है या कर्मल का थर्मल कोफिशिएंट है उसे हम हाई रखते हैं, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर सके, सहन शक्ति इसकी हीट की जो है वो अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे हम कोर के बारे में पढ़ें, कौन कौन सा मेटल यूज़ कर सकते हैं कोर को बनाने के लिए। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट सॉफ्ट आयरन, सेकेंड क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, थर्ड हम एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कॉपर का यूज़ करके हम कोर को बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम कोर बनाना सीख गए, कोर कैसे बनता है। दूसरा जो लेंगे हम टू वाइंडिंग।
जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये मेरा प्राइमरी है एंड ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें जो वायर का यूज़ करेंगे हम कॉपर वायर का यूज़ करेंगे। कॉपर वायर प्रीफर्ड होता है, उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, वो इजीली करंट को फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे कॉपर वायर का यूज़ ले सकते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कॉपर वायर का यूज़ ले सकते हैं। इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी में हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एसी सप्लाई जो होता है एक टाइम पॉजिटिव एक टाइम निगेटिव वैल्यू देता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो वेरी होगा, चेंज होते रहेगा। यहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इसलिए हम एसी सप्लाई का प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो वो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है, जिसके कारण हमें सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होता है। तो हमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। यदि हम यहाँ पे डीसी सप्लाई देते तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है एक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे मेरा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग जल भी सकता है। उसीलिए हमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए जो चेंज इन फ्लक्स प्रोवाइड करे। तो इसीलिए हम एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। ये जो है मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर की वर्किंग। थैंक यू।